चलिए आज की क्लास में अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं आनुवांशिक विकार। इसके पहले की क्लास में डायहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मेंडल की लॉ और मेंडलिज्म सब बता चुके हैं। इससे पहले 3 क्लास हो चुकी है हाफ आवर की। ठीक है, आज की क्लास पर विशेष चर्चा बनेगी और विशेष चर्चा पर ये लिख रहा है आनुवांशिक विकार। आनुवांशिक विकार काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे डिजीज है, बीमारी है जो अभी पढ़ना है। ठीक है, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन भी काफी आता है एग्जाम में। चलिए, आनुवांशिक विकार यानी कि जेनेटिक डिसऑर्डर क्या होता है? जेनेटिक डिसऑर्डर क्या होता है? यानी कि जेनेटिक का मतलब ही आप तो समझ चुके होंगे अब तक कि जन्मजात होने वाली बीमारी, यानी कि जन्म से, यानी कि पिछले पीढ़ी से, यानी कि अगले जो पीढ़ी बीत चुकी है उस पीढ़ी से कोई बीमारी आ रहा है, यानी कि उस पीढ़ी से कोई चीज आ रहा है, जीन के थ्रू आ रहा है या कुछ चेंज हो रहा है, म्यूटेशन हो रहा है, तो हम उसमें किस में रखेंगे? मतलब अनुवांशिक डिजीज है, अनुवांशिक रोग है। यानी क्या कहेंगे अनुवांशिक रोग को? ऐसे रोग जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में आ रही है, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी अगली पीढ़ी में आ रही है, तो उसी कहेंगे अनुवांशिक बीमारी। अनुवांशिक विकार में अनुवांशिक विकार से पहले एक चीज हम जान लेते हैं। चलिए, अनुवांशिक विकार में क्या होता है? एक होता है मेंडेलियन विकार, यानी कि मेंडेलियन डिसऑर्डर, दूसरा होता है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो पहले देख लेते हैं कौन मेंडेलियन विकार में आता है। कभी कभी पूछता ना, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर मेंडेलियन, मतलब बीमारी मेंडेलियन। ठीक है तो पूछता है ना कभी कभार कि कौन सा इसमें क्रोमोसोमल बीमारी है, यानी कि क्रोमोसोमल विकार से होने वाले रोग, और कौन सा मेंडेलियन विकार है, मेंडेलियन मतलब से होने वाले रोग। तो अभी हम एक फ्लो चार्ट बनाएंगे, वो फ्लो चार्ट में आप याद भी रखिएगा, अभी ध्यान से देखिएगा भी। ठीक है, तो इसमें अनुवांशिक विकार में 2 आएगा। ठीक है, एक तो होगा मेंडेलियन डिसऑर्डर, एक तो होगा भैया मेंडेलियन डिसऑर्डर, मेंडेलियन विकार, एंड दूसरा होगा क्रोमोसोमल विकार, यानी कि क्रोमोसोम की चेंजिंग से होने वाली बीमारी को क्या कहेंगे? क्रोमोसोमल विकार कहेंगे ना। क्या कहेंगे? क्रोमोसोमल विकार, क्रोमोसोमल विकार। ठीक है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर यानी क्रोमोसोमल विकार। मेंडेलियन विकार में क्या क्या आएगा? मेंडेलियन विकार में आता है पहला हीमोफेलिया, 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 हीमोफेलिया आएगा। दूसरा आएगा वर्णांधता, वर्णांधता, दूसरा वर्णांधता। तीसरा सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया। चौथा थैलेसेमिया, एंड पांचवा आएगा फिनाइलकीटोन्यूरिया, फिनाइलकीटोन्यूरिया, फिनाइलकीटोन्यूरिया। थैलेसेमिया का हिंदी भी थैलेसेमिया होगा, थैलेसेमिया, फिनाइलकीटोन्यूरिया। ये 5 जो आएगा, ये 5 किस में आएगा जी? मेंडेलियन विकार यानी कि मेंडेलियन डिसऑर्डर में आएगा। ठीक है, उसके बाद इधर है क्रोमोसोमल विकार, यानी कि क्रोमोसोम से होने वाली बीमारी को क्रोमोसोमल विकार कहेंगे। यानी कि इसमें क्या रहेगा? चेंज में क्रोमोसोमल में चेंज रहेगा, यानी कि क्रोमोसोम की फंक्शनिंग वगैरह में, यानी कि जीन में चेंज होगा, तो क्रोमोसोमल विकार में आएगा। इसमें क्रोमोसोमल विकार में पहला आएगा, क्या आएगा? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ठीक है, पहला आएगा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, दूसरा आएगा टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, तीसरा आएगा जी
डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम। चौथा आएगा पटाउ सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम। एंड पांचवा आएगा एडवर्ड सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम। क्या आएगा जी? एडवर्ड सिंड्रोम। क्या आएगा जी? एडवर्ड सिंड्रोम। यानी कि ये पांच क्या आएगा जी? ये पांच आएगा इसमें क्रोमोसोमल विकार में, यानी कि क्रोमोसोम के चेंजिंग से होने वाली बीमारी को क्रोमोसोमल विकार कहेंगे। इस क्रोमोसोमल विकार में आएगा और ये मेंडेलियन डिसऑर्डर, मेंडेलियन विकार में आएगा। ठीक है, चलिए हीमोफीलिया जो है, हीमोफीलिया वर्णांधता, ये कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया एक्स लिंक्ड रेसेसिव है, यानी कि एक्स लिंक से यानी कि ये जो रहेगा एक्स लिंक से पास होता है, यानी कि एक्स लिंक्ड रेसेसिव है, एक्स लिंक्ड रेसेसिव। ये एक्स लिंक्ड रेसेसिव है। जबकि सिकल सेल एनीमिया, ठीक है, थैलेसेमिया एंड फिनाइलकेटोनुरिया ऑटोजोमल है, जो यानी कि क्या होता है, ये मेल में भी, पुरुष मतलब पुरुष और नर में दोनों में होगा। ठीक है, तो इसको हम सिर्फ लिख दिए, ये एक्स लिंक्ड रेसेसिव है। ये क्या है? ऑटोजोमल है, ऑटोसोमल है। ये ऑटोसोमल अभी बताएंगे ऑटोसोमल क्या होता है। इधर फिर क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम। ये क्या होता है? डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, ये भी ऑटोसोमल कहा जाता है। ऑटोसोमल यानी कि ये ऑटोसोमल क्या होता है जी? ऑटोसोमल ऐसा होता है, अभी जो बताएंगे अगले में, ऑटोसोमल क्या होता है जो नर और मादा में दोनों में होता है। तो डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम नर और मादा दोनों में दिखता है। ठीक है, नर और मादा दोनों में दिखता है। इधर बात करते हैं क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम किसमें रहेगा? पुरुष में दिखेगा। किसमें जी? पुरुष में दिखेगा, पुरुष में। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम किसमें दिखेगा जी? ये पुरुष में। और टर्नर सिंड्रोम ये किसमें दिखेगा? ये मादा में, यानी कि फीमेल में। ये मादा में, यानी कि फीमेल में। ये एक चार्ट है, इसमें पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रोमोसोमल विकार है, तो एक ऑप्शन दे सकता है, तो इधर 3 दे देगा, आप एक ऑप्शन को टिक लगाना है। ऐसे पूछे क्रोमोसोमल विकार 3-4 ऑप्शन दे देगा, तो आप देख लीजिए ये 5। तब इसको लिखिए और आगे बढ़ते हैं। अभी ऑटोसोम और एलोसोम बताएंगे। ठीक है, लिखिए इसको फटाफट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है? अब है ऑटोसोम, दूसरा एलोसोम। कि ऑटोसोम क्या होता है और एलोसोम क्या होता है। ठीक है, ऑटोसोम क्या होता है और एलोसोम क्या होता है, अब उस पर विशेष बात करेंगे। मनुष्य में, ह्यूमन में कितने जोड़े क्रोमोसोम होता है? ह्यूमन में कितने? 23 होता है, यानी कि मनुष्य में 23 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं। क्या होते हैं? क्रोमोसोम होते हैं। मनुष्य में कितने पेयर क्रोमोसोम होते हैं? 23 पेयर। 23 पेयर में से, इसमें से 22 पेयर को कहते हैं एक ऑटोसोम, 22 पेयर को ऑटोसोम कहेंगे। एंड रेस्ट 1 पेयर क्या कहलाएगा जी? 1 पेयर एलोसोम कहलाएगा। क्या? तो एलोसोम। यानी कि मनुष्य में कितना पेयर क्रोमोसोम होता है? 23 पेयर। 23 पेयर में से 22 पेयर ऑटोसोम और 1 पेयर एलोसोम। ऑटोसोम को हिंदी में क्या बोलते हैं? अलिंग सूत्र, अलिंग सूत्र, अलिंग सूत्र बोलते हैं। और इसको बोलते हैं लिंग सूत्र, लिंग सूत्र। यानी कि जिससे लिंगों का निर्धारण होता है। अलिंग सूत्र जिसमें मतलब ये इसका कोई लिंग से मतलब कोई सेक्स
से कोई मतलब नहीं होता है कि कौन मेल होगा कौन फीमेल होगा। यानी कि ऑटोसोम है, यानी कि नर और मादा में दोनों में क्या होगा, बराबर होगा, यानी कि इक्वल इन, मतलब इक्वल इन नंबर, यानी कि संख्या में समान तथा गुण भी समान। तो ये नर और मादा दोनों में होगा, नर एवं मादा में समान संख्या एवं समान गुण के होंगे, समान गुण के होंगे, समझ रहे हैं, समान गुण के होंगे। यानी कि नर और मादा में समान संख्या भी होगा, समान गुण भी होगा। तो 22 पेयर कितना होता है, ये होता है 22 पेयर, यानी कि 44 है, जो कितना है मनुष्य में 44 जो क्रोमोसोम है, 44 क्रोमोसोम क्या होता है, ऑटोसोम होता है। क्या होता है जी, ऑटोसोम होता है। यहाँ तक डन हो। एक पेयर क्रोमोसोम क्या होता है, एलोसोम होता है, यानी कि एक पेयर, रेस्ट एक पेयर है, एक पेयर। तो एक पेयर में कौन कौन आ गया जी, एक्स वाई एंड एक्स एक्स। एक्स वाई आया, यानी कि एक्स वाई से क्या निर्धारण होगा, ये किस में रहेगा, ये मेल में, यानी कि पुरुष में क्या होता है, पुरुष में कौन सा एलोसोम होता है, एक्स वाई होता है। और ये एक पेयर यानी कि एक्स एक्स डबल एक्स, ये कितने होता है, फीमेल में होगा, फीमेल में होगा। अब बताइए, यहाँ पर डबल एक्स है और यहाँ पर एक्स वाई, तो लिंग का निर्धारण कौन करता है, वाई क्रोमोसोम डिसाइडेड द लिंग, यानी कि मेल है या फीमेल है, किससे डिसाइड होगा, डिसाइडेड बाय वाई क्रोमोसोम। यानी कि अगर किसी कहा जाए, क्वेश्चन आएगा कि एक पेरेंट्स में, ठीक है, पीढ़ी दर बेटी आ रही है, इसमें किसका गलती है, फीमेल की गलती है या फिर मेल की गलती है, यानी किसको दोष देते हैं समाज में, जो कि दोष नहीं देना था, तो देता है आमतौर पर महिला को, जो कि गलत है। सेक्स किस कौन डिसाइड करता है, तो पुरुष डिसाइड करता है, यानी कि पुरुष के वाई क्रोमोसोम डिसाइड करता है। इसलिए एक्स वाई क्या कहेंगे, लिंग का निर्धारण, इसको कहेंगे लिंग का क्या करता है, लिंग का निर्धारण करता है, लिंग का निर्धारण करता है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए, अब यहाँ तक पढ़ लिए, तो पुरुष में कितना क्रोमोसोम होता है, पुरुष में कितना क्रोमोसोम होता है, तो कितना होगा 44 प्लस, अब बताइए एक्स वाई लिखेंगे कि एक्स एक्स लिखेंगे, एक्स वाई लिखेंगे, यानी कि ये रही एक्स वाई, यानी कि 44 प्लस एक्स वाई किसमें है जी, ये पुरुष में। और महिला में यानी कि नर मादा में, मादा में ह्यूमन में, मादा में कितना होगा 44 तो आएगा, यहाँ से ऑटोसोम है, और ये एक्स एक्स यानी कि ये एलोसोम, ये किस में आ गया जी, ये मादा में आ गया जी। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। तो अब हम डिजीज की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। पहला डिजीज क्या था, हेमोफीलिया। तो चलिए बढ़े, अब चलिए इसको तब तक आप नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए ठीक है, तो इसको आप रफ करें, चलिए इसको अब रफ करते हैं, तो आगे बढ़ते हैं, आगे बीमारी को चलते हैं। देखिए बीमारी तो आगे भी पढ़ाना है, तो अभी यहाँ पर जो भी हम दर्शाए थे उसको हम अब एक बारीक बारीक से भागते हैं। तो हीमोफीलिया के बारे में पहले चलते हैं, हीमोफीलिया के विषय पर साथ में बने रहिए। हीमोफीलिया क्या था बीमारी, पहला तो हीमोफीलिया, हीमोफीलिया, हीमोफीलिया। चलिए हीमोफीलिया के बारे में बारीक बारीक से बात करेंगे। ये हीमोफीलिया क्या है, एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीज है, यानी कि ये एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीज कहेंगे, एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीज, रेसेसिव डिजीज। दूसरा बात, ये इंग्लैंड के सबसे पहले बार जो देखा गया था, इंग्लैंड के एक महिला में देखा गया था, महारानी में देखा गया था हीमोफीलिया। तो यानी कि ये किसे बिलोंग करता है, शाही परिवार से, इसलिए इसको बोलते हैं रॉयल डिजीज। क्या बोलते हैं जी, रॉयल डिजीज। रॉयल डिजीज कौन है, कौन है, तो शाही मतलब शाही बीमारी, क्या बोलते हैं, शाही बीमारी,
शाही बीमारी। क्यों बोलते हैं शाही बीमारी? इसका बात यह है कि सबसे पहले जो देखा गया था ये इंग्लैंड की महारानी में देखा गया था शाही बीमारी। एक्चुअली क्या हुआ था कि वो कट हो गया था कि एक्सीडेंट हुआ था, ऐसे कट गया था तो ब्लीडिंग हो ही रहा था, यानी कि ब्लड का स्राव हो ही रहा था, ब्लड नहीं रुक रहा था, ब्लड बहते जा रहा था, नहीं रुक रहा था। तब देखा कि एक्चुअली क्यों वो ऐसा हो रहा है, तब उसके जनरेशन पर अध्ययन किया गया, यानी कि ये तब मिला कि ये क्या होता है, हेमोफीलिया बीमारी मिला तब। ठीक है, रॉयल डिजीज शाही बीमारी, इसी कारण इसको कहा। ठीक है, एक्स-लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है, एक्स-लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है, शाही बीमारी कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है रुधिर, यानी कि रुधिर का थक्का जमने में समस्या, जमने में समस्या। क्या होता है, ब्लड का थक्का नहीं बन पाता है, रुधिर का थक्का जमने में समस्या। थक्का जमाने वाला कारक, थक्का जमाने वाला कारक अगर प्रेजेंट है, जमाने वाला कारक, थक्का जमाने वाला कारक अगर प्रेजेंट है, उपस्थित है, अगर ये थक्का जमाने वाला कारक, अगर ये थक्का जमाने वाला कारक प्रेजेंट रहेगा तो कहेंगे हीमोफीलिया ए, अगर ये अनुपस्थित रहे हीमोफीलिया बी कहेंगे, अगर ये अनुपस्थित रहेगा तो हीमोफीलिया ए। फिर से देखिए, हीमोफीलिया एक्स-लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है, रॉयल डिजीज के नाम से जाना जाता है। रुधिर का थक्का जमने में समस्या होती है, और थक्का जमाने वाला कारक क्या होता है, अगर ये थक्का जमाने वाला कारक, कारक कौन होता है, कारक देखिए 8, कारक 8 जो है अगर ये अनुपस्थित है, अनुपस्थित रहेगा, अनुपस्थित रहेगा तो कहेंगे हीमोफीलिया, हीमोफीलिया, हीमोफीलिया ए के नाम से जाना जाएगा, हीमोफीलिया ए। अगर ये उपस्थित रहेगा, कारक 8 उपस्थित रहेगा तो जाना जाएगा हीमोफीलिया, फिलिया बी के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, हीमोफीलिया बी के नाम से। ये हीमोफीलिया के बारे में है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस भी एक्स-लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है। चलिए उसके बाद क्या है, कलर ब्लाइंडनेस। क्या है, कलर ब्लाइंडनेस, जिसको बोलते हैं वर्णांतर। इसको ऊपर रफ कर दे, चलिए ऊपर रफ कर देंगे तो स्पेस मिल जाएगा। क्या है, कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस जिसको बोलते हैं वर्णांतता, वर्णांतता, कलर ब्लाइंडनेस जिसको बोलते हैं वर्णांतता। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है, हम किसी को देखते हैं ना, जब आप जैसे लोको पैलेट में आपका सिलेक्शन जब होगा तो आपको जहाँ जांच करता है कि यानी कि ये प्राथमिक रंग तो नीला, हरा और लाल में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर नीला, हरा, लाल में दिक्कत है तो कहता है कि आपको कलर ब्लाइंडनेस है। नॉर्मली आपको पता नहीं चलेगा ये बीमारी, नॉर्मली आप सबको दिखेगा चाहिए दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जब आपको फर्क करने आ जाएगा, बहुत सारे रंग देगा आपको फर्क करने, बोलेगा कि ये देखिए इसमें कलर ब्लाइंडनेस को पता कैसे करेंगे, तो लाल, हरा, नीला में आपको जब दे देगा वहां आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, तो वहां पर आपको पता चलेगा ये क्या है, कलर ब्लाइंडनेस है। ठीक है, ऐसे नॉर्मली कलर ब्लाइंडनेस का पता नहीं चलते हैं, ऐसे कोई दिक्कत भी नहीं है। जैसे आपको नाइट ब्लाइंडनेस आता है ना, नाइट ब्लाइंडनेस और कलर ब्लाइंडनेस। तो नाइट ब्लाइंडनेस में क्या होता है, वो तो आपको विटामिन की कमी से होता है ना। नाइट ब्लाइंडनेस आपकी विटामिन की कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से। उसमें तो आपको पता चल जाता है, नॉर्मली आपको दिखने में समस्या हो जाती है। ठीक है, आपको दिखने में समस्या होती है, इसमें दिखने में समस्या नहीं होता, इसमें रंग में आप रंग नहीं देख पाते हैं सही से, आप इसमें रंग नहीं देख पाते सही से, आपको नॉर्मली लाइफ जीने में कोई दिक्कत नहीं रहेगा।
जब जैसे अगर आप लोगों को पहले समझाते हो तो वह रंग का खेल होता है, क्योंकि आप ट्रेन चलाइएगा तो रंग पर चलता है, सामने देखना पड़ता है, तो ठीक है। तो नाइट ब्लाइंडनेस में दिक्कत होता है और कलर ब्लाइंडनेस में ऐसा नॉर्मली दिक्कत नहीं होता। चलिए क्या होता है ये एक्स लिंक रेसेसिव डिजीज है। रेसेसिव क्यों बोलते हैं सर? एक्चुअली ये ना रेसेसिव है, यानी कि वो बताए थे डोमिनेंट नहीं करता है। ऐसा नहीं कि ये डिजीज है डोमिनेंट कर गया तो ऐसा नहीं चलेगा, जिंदगी में कोई दिक्कत नहीं है। एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीज है। दूसरा कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है, ये मेल में होता है ना, मेल में कितना होता है, मेल में ये 8% होता है और फीमेल में याद रखिएगा बहुत ही कम होता है, 0.4% होता है। यानी कि मेल में 8% और फीमेल में 0.4% होता है। कलर ब्लाइंड में क्या होता है, शंकु कोशिका, आंख की शंकु कोशिका में समस्या हो जाती है। आंख की शंकु कोशिका में, कौन सेल में, शंकु कोशिका में, जबकि नाइट ब्लाइंडनेस में रोड सेल में दिक्कत होता है। शंकु कोशिका में समस्या, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आंख की शंकु कोशिका में समस्या हो जाता है, एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीज है कलर ब्लाइंडनेस में। और सबसे बड़ी बात क्या होता है, प्राथमिक रंग की पहचान नहीं कर पाता है। प्राथमिक रंग की पहचान में समस्या, प्राथमिक रंग बोले तो क्या सर, प्राथमिक रंग बोले तो हरा, नीला और लाल, यानी कि ये तीनों रंग करने में क्या होता है, ये तीनों रंग का मतलब ये हरा है, ये नीला है, ये तो करने में क्या होता है, समस्या हो जाते हैं। ये कलर ब्लाइंडनेस का परीक्षण आता है, यानी कि टेस्ट आता है, ये याद रखिएगा, बहुत ही जबरदस्त टेस्ट का नाम है इशिहारा टेस्ट। इशिहारा, ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस में इतना ही क्वेश्चन बनने का है, यानी कि पहला बात ये रखिएगा, ये कौन सी एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है, एक्स लिंक है। अब क्या है, एक्स लिंक्ड है। और मेल में कितना होता है जी, मेल में 8% होता है जी और फीमेल में 0.4% होता है। क्या दिक्कत होता है जी, शंकु कोशिका में प्रॉब्लम हो जाता है। क्या होता है, शंकु कोशिका में समस्या होता है। और क्या होता है जी, प्राथमिक रंग जो हरा, नीला और लाल रंग में क्या हो जाती है, पहचान में समस्या हो जाती है। और इसका टेस्ट जो होता है काफी इंपॉर्टेंट है, टेस्ट जो आता है इशिहारा टेस्ट आता है। क्या आता है जी, इशिहारा टेस्ट। ये आपकी कलर ब्लाइंडनेस है। इसके बाद आगे क्या है, आगे है फिनाइलकीटोन्यूरिया। चलिए फिनाइल को तो बाद में कर देता हूँ, थैलेसेमिया को ले लेता हूँ। थैलेसेमिया क्या होता है, थैलेसेमिया जी, थैलेसेमिया देखिए, थैलेसेमिया एक जन्मजात बीमारी है। अभी मेरे पास एक केस आया था थैलेसेमिया के बारे में। एक बच्चा मिला और बच्चा को क्या होता था जानते हैं, ब्लड की कमी बार बार हो जा रही थी। ब्लड की कमी बार बार हो रहा था और ब्लड की कमी जब हो रहा था तो उसको ब्लड चलाना पड़ता है। तो उसका पेरेंट्स अगर मान लीजिए गरीब है या आर्थिक स्थिति सही नहीं है तो बच्चा मर जाता है। कहिएगा कैसे जी, अब देखिए महीने में 3-4 बार ब्लड चढ़ाना पड़ता है, हफ्ता में 1 बार ब्लड चढ़ाना पड़ता है इसी बच्चे में, क्योंकि आरबीसी की लाइफ स्पेन ऐसी डिजीज में, थैलेसीमिया डिजीज में एक तरह से जन्मजात बीमारी है। ऐसी डिजीज में क्या होता है, आरबीसी की लाइफ स्पेन कम हो जाती है। नॉर्मली आपको पता है कि आरबीसी की लाइफ स्पेन 120 डेज है। अगर बताइए 120 डेज आरबीसी की लाइफ स्पेन है और आरबीसी की लाइफ स्पेन घट गया, चाहे वो कुछ ही दिन घटे 100 के पास तक, लेकिन आरबीसी की लाइफ स्पेन घट गया तो क्या होगा, धीरे धीरे ब्लड क्या कमी हो जाएगा। क्यों कमी हो जाएगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगा ना, हीमोग्लोबिन कमी हो जाएगा, धीरे धीरे क्या हो जाएगी, ब्लड की कमी हो जाएगी। यानी कि ऐसे भी बच्चे में ब्लड की कमी रहता है और हफ्ता में 1 बार चढ़ाना पड़ता है। अगर मान लीजिए पेरेंट्स की आर्थिक स्थिति उतनी मजबूत नहीं है, उतनी तगड़ी नहीं है, तो बच्चा क्या होता है, मर भी जाता है।
मेरे पास एक केस आया था, वो बोला था कि ऐसे ऐसी बात है, हमने बोला तो जेनेटिक डिजीज है, ठीक है, और उसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। तो क्या सॉल्यूशन है? कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। तो मैंने बोला कि आपको ब्लड चढ़ाना पड़ेगा। तो कहीं से अरेंज करके, अपना फैमिली के किसी से अरेंज करके ब्लड किसी तरह बच्चा को चढ़ा रहा है, बच्चा थोड़ा चल रहा है, जीवित है, लेकिन कब क्या हो सकता है कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत है तो ठीक है, चलेगा थोड़ा दिन, क्योंकि महीने में 3-4 बार ब्लड चढ़ाना थोड़ा आर्थिक स्थिति को देखना पड़ता है, ठीक है। तो जन्मजात बीमारी है, और इसमें क्या होता है, आरबीसी की लाइफ स्पेन कम हो जाती है, यानी कि हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी मात्रा कम हो, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, जिससे क्या होता है, एनीमिया हो जाता है। इसी कंडीशन में क्या हो जाता है, एनीमिया हो जाता है। आप एक चीज और जानिए, वर्ल्ड थैलेसीमिया डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं ना, तो वर्ल्ड थैलेसीमिया डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। आप लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, वर्ल्ड थैलेसीमिया डे। वर्ल्ड थैलेसीमिया डे हम लोग मनाते हैं, तो जो मनाते हैं कब मनाते हैं जी, 8 मई को मनाते हैं, ठीक है। वर्ल्ड थैलेसीमिया डे 8 मई को बनाते हैं। थैलेसीमिया वर्ल्ड थैलेसीमिया डे 8 मई को मनाते हैं। इसमें क्या होता है, अभी बताए कि आरबीसी की लाइफ स्पेन कम हो जाती है, लाइफ स्पेन कम हो जाती है, जीवन अवधि कम हो जाती है, जिस कारण से हेमोग्लोबिन की क्या हो जाएगी जी, हेमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाएगा, मात्रा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। मात्रा जब कम हो जाएगा जी, क्या होगा आगे जी, आगे क्या होगा जी, हीमोग्लोबिन की मात्रा जब कम हो जाएगा, आरबीसी की लाइफ स्पेन कम है, हीमोग्लोबिन की मात्रा जब कम हो जाएगा तो क्या होगा, एनीमिया होगा, एनीमिया होगा, एनीमिया होगा। और एनीमिया हो जाएगा तो बच्चा जान भी करते हैं एनीमिया में क्या हो जाता है, जब हम आरबीसी की कमी हो गया, हीमोग्लोबिन की कमी हो गया, तो O2 के कैरिंग कैपेसिटी कम हो गया, यानी क्या होगा जी, हेमोग्लोबिन की मात्रा कम है तो O2 की कैरिंग कैपेसिटी, यानी कि वाहक कैरिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगा जी, कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगा। जब O2 की कैरिंग कैपेसिटी कम है जी, O2 की कैरिंग कैपेसिटी कम है, यानी कि बहुत सारे सेल क्या होगा, डेड होने लगेगा, ठीक है। थैलेसीमिया की ये समस्या बता दिए। अब थैलेसीमिया क्या होता है, दो, एक होता है मेजर थैलेसीमिया, एक होता है माइनर थैलेसीमिया। तो इसको रफ करें क्योंकि लिखने में थोड़ा समस्या हो जाती है, चलिए इसको रफ करते हैं। अब देखिए थैलेसीमिया क्या होता है, एक होता है मेजर थैलेसीमिया एंड दूसरा माइनर थैलेसीमिया। आप लिख लिए होंगे यहाँ तक, देखिए समझने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा ना, ठीक है, कोशिश तो करते हैं, समझ जाइए। थैलेसीमिया, ठीक है, थैलेसीमिया, ठीक है, एक होता है माइनर थैलेसीमिया, एक होता है मेजर थैलेसीमिया। ठीक है, एक होता है मेजर थैलेसीमिया, दूसरा होता है माइनर थैलेसीमिया। ठीक है, माइनर थैलेसीमिया। मेजर थैलेसीमिया किस में होगा, देखते होंगे बहुत सारे बच्चा में थोड़ा समस्या होते हैं, ब्लड की कमी होती है, लेकिन थोड़ा पूर्ति हो जाता है, और किसी किसी में नहीं भी होता। तो मेजर थैलेसीमिया उसको होगा, एक तो पहली बात जानते हैं कि ये थैलेसीमिया क्या है, जेनेटिक बीमारी है, यानी कि जेनेटिक बीमारी कहने का मतलब, यानी कि उसके बच्चे जिसमें हो रहा है, जो भी बच्चे में हो रहा है थैलेसीमिया, उसके पेरेंट्स में कहीं कहीं थैलेसीमिया हो रहा होगा, यानी कि थैलेसीमिया हुआ होगा, यानी थैलेसीमिया का कैरियर होगा, या थैलेसीमिया हुआ होगा, तभी तो वो बच्चा को आया। अगर पेरेंट्स में थैलेसीमिया नहीं होता तो फिर बच्चे को कैसे आता, तो पेरेंट्स में थैलेसीमिया होगा, लेकिन अब डिसाइड करेगा कि मेजर थैलेसीमिया वैसे बच्चे में जिसको मेजर थैलेसीमिया हो गया, और ऐसे बच्चे तो जिसमें माइनर थैलेसीमिया है। एक बच्चे जिसमें मेजर थैलेसीमिया है, दूसरा बच्चा जिसमें माइनर थैलेसीमिया है, तो किसको मेजर थैलेसीमिया क्यों हुआ और इसको माइनर थैलेसीमिया क्यों हुआ, उसका रीजन है उसके पेरेंट्स। पेरेंट्स मतलब माता पिता। मेजर थैलेसीमिया केस में, मेजर थैलेसीमिया के केस में माता पिता, जिस बच्चे को थैलेसीमिया है उसके माता पिता को थैलेसीमिया हुआ होगा,
तभी तो वो बच्चा को मेजर थैलेसीमिया है। ठीक है, यानी कि ऐसी थैलेसीमिया, ऐसे बच्चों में, ऐसे बच्चे के माता पिता दोनों थैलेसीमिया से पीड़ित होगा, और माइनर थैलेसीमिया में ऐसे बच्चे के माता पिता में से कोई एक थैलेसीमिया से पीड़ित होगा, उसको माइनर थैलेसीमिया कहेंगे। ठीक है, यानी कि लिखे या छोड़ दे, चलिए छोड़ देता हूँ। मेजर थैलेसीमिया, माइनर थैलेसीमिया, बस इतना समझे कि मेजर थैलेसीमिया ऐसे मतलब बच्चे के माता पिता को में दोनों को थैलेसीमिया हुआ होगा, और ऐसे में किसी एक को थैलेसीमिया हुआ होगा तो माइनर थैलेसीमिया। बस ठीक है, यानी कि लिख ही देता हूँ। बोथ पेरेंट्स आर अफेक्टेड, बोथ पेरेंट्स आर अफेक्टेड, पेरेंट्स आर अफेक्टेड, यानी कि पेरेंट्स दोनों अफेक्टेड हुआ होगा, बोथ पेरेंट्स आर अफेक्टेड। इसमें क्या होगा माइनर थैलेसीमिया में, एनी वन ऑफ द पेरेंट्स आर अफेक्टेड, एनी वन ऑफ द पेरेंट्स आर अफेक्टेड, पेरेंट्स आर अफेक्टेड। नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ठीक है, एनी वन ऑफ द पेरेंट्स आर अफेक्टेड। चलिए थैलेसीमिया की बात चर्चा यहीं पर खत्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे क्या होगा, फिनाइलकीटोनुरिया पर चलते हैं। इसको रफ करें, चलिए रफ करता हूँ। अब है फिनाइलकीटोनुरिया, वो भी क्या है, एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर है। उसके बाद सिकल सेल एनीमिया। देखिए टॉपिक थोड़ा है कि एक्चुअली लाइव क्लास रहता तो 1 घंटा भी चलता तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब है फिनाइलकीटोनुरिया। फिनाइल कीटोनुरिया देख रहा है, फिनाइलकीटोनुरिया, फिनाइलकीटोनुरिया। ठीक है, फिनाइलकीटोनुरिया, इसमें क्या होता है जी, फिनाइलकीटोनुरिया में क्या होता है, हमारे शरीर में फिनाइलकीटोनुरिया को कन्वर्ट करने के लिए एंजाइम होता है। ठीक है, फिनाइलकीटोनुरिया को कन्वर्ट, जैसे फिनाइलकीटोनुरिया है, ठीक है, फिनाइलकीटोनुरिया, फिनाइलकीटोनुरिया, फिनाइलकीटोनुरिया को कन्वर्ट करेगा टायरोसिन अम्ल में, किसमें, टायरोसिन अम्ल में, टायरोसिन अम्ल में, किसमें, टायरोसिन अम्ल में। कौन करेगा, एक एंजाइम करेगा, एक एंजाइम करेगा, यानी कि एंजाइम आएगा और एंजाइम क्या करेगा, उसको टायरोसिन अम्ल में बढ़ा, मतलब कन्वर्ट कर देगा। फिनाइलकीटोनुरिया को टायरोसिन अम्ल में क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। टायरोसिन अम्ल में कन्वर्ट कर दिया। अब क्या होगा, मान लीजिए ये एंजाइम की कमी हो गया, ये एंजाइम क्या हो गया, एंजाइम की क्या होगा, कमी हो गया। अगर इस एंजाइम की कमी हो गया, क्या ये बताइए टायरोसिन अम्ल उसमें बदलेगा क्या, एंजाइम की कमी हो गया। चलिए ये एंजाइम की कमी हो गया, तो ये एंजाइम की कमी हो गई तो टायरोसिन अम्ल में नहीं बदलेगा, यानी कि टायरोसिन अम्ल में नहीं बदलेगा, तो फलस्वरूप क्या होगा, फिनाइलकीटोनुरिया अम्ल संग्रहित हो जाएगा, यानी कि बॉडी के अंदर क्या होगा, संग्रहित होने लगेगा। बोलिए जी, फिनाइल कीटोनुरिया क्या होगा जी, बॉडी के अंदर संग्रहित होने लगेगा, बॉडी के अंदर अंदर संग्रहित हो जाएगा। संग्रहित हो जाएगा तो क्या होगा, इससे क्या होगा, अब बॉडी के अंदर ही संग्रहित हो जाएगा, इससे क्या होगा, बीमारी खोज करेगा ये फिनाइलकीटोनुरिया, ये बीमारी खोज कर देगा। इस बीमारी में बहुत सारा चीज होता है, एक एक इसमें क्या होगा, बहुत सारा चीज होगा, लेकिन इसमें लिख देते हैं मानसिक, मतलब कमजोरी आ जाएगा। ठीक है, मेंटल वीकनेस हो जाएगा, क्या होगा, मेंटल वीकनेस होगा जी, मेंटल वीकनेस होगा जी, मेंटल वीकनेस होगा। ये रहा फिनाइलकीटोनुरिया के बारे में। ठीक है,
अब है थायर, अब क्या है, अब है लास्ट है सिकल सेल एनीमिया। तो लिखिए सिकल सिकल सेल एनीमिया, एनीमिया, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया, इसमें क्या होता है, सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया में क्या होगा, इसमें जो आरबीसी है, सिकल सेल एनीमिया एक तरह से ऑटोजोमल डिजीज है, मेल और फीमेल दोनों में होता है ये डिजीज। ये डिजीज अक्सर अफ्रीका में होता था। क्या होता था, अफ्रीका में होता था ये बीमारी, सिकल सेल एनीमिया अफ्रीका में होता था, मेल और फीमेल दोनों में होता था। इसमें क्या होता है, आरबीसी का जो आरबीसी होता है जनरली राउंड, मतलब क्या होता है, कॉनकैव होता है, जिसको ब्लड वेसल में फॉलो करने में कोई दिक्कत नहीं होता है। और ऐसी कंडीशन में क्या हो जाता था, आरबीसी क्या था, हसुआ आकार का हो जाता था, यानी कि ये आपका सिकल सेल एनीमिया, अगर ये आपका राउंडेड बाइकनकेव आरबीसी है इस तरह से, ठीक है, मतलब बाइकनकेव है, मान लीजिए बाइकनकेव है, बाइकनकेव बाइकनकेव आरबीसी कन्वर्ट हो जाएगा, हसुआ आकार का हो जाएगा। अब देखिए हंसिया देखते होंगे, काटने वाला हसुआ, हसुआ आकार का हो जाता है, हसुआ आकार का, ठीक, या अर्ध चंद्रकला, चांद आधा देखिए अर्ध चंद्रकला आकार का हो जाता है, ऐसी लिख देखिए अर्ध चंद्रकला का हो जाता है, ठीक है। इस आकार का आरबीसी क्या हो जाता है, इस आकार का आरबीसी अर्ध चंद्रकला का हो जाता है, उसी को कहेंगे सिकल सेल एनीमिया। इसमें क्या होता है, सिकल सेल एनीमिया के बारे में थोड़ा लिख देता हूँ ऊपरी में, इसको रख देता हूँ। सिकल सेल एनीमिया के बारे में यहाँ लिखिए, सिकल सेल एनीमिया के बारे में यहाँ लिखिए। पहला बात क्या लिखिएगा, सिकल सेल एनीमिया में आरबीसी क्या हो जाता है, आरबीसी चेंज हो जाता है, आरबीसी शेप चेंज, आरबीसी शेप चेंज, आरबीसी शेप चेंज हो जाता है। दूसरा, आरबीसी की शेप कैसा चेंज होता है कि बाइकनकेव से हसुआकार का हो जाता है, आरबीसी की लाइफ स्पेन कम हो जाता है, कि जीवन अवधि भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जीवन अवधि कम हो जाना, जिससे क्या हो जाएगा, आरबीसी जी जल्दी जल्दी मरने लगेगा। आरबीसी जब जल्दी जल्दी मरने लगेगा, ऐसे कंडीशन में भी क्या हो जाएगा, एनीमिया उत्पन्न हो जाएगा, इसलिए नाम पड़ा क्या जी, एनीमिया। और ऐसी कंडीशन में क्या हुआ जी, एनीमिया हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा, ठीक है। ऐसे कंडीशन में एनीमिया हो जाएगा, ऐसे कंडीशन में एनीमिया हो जाएगा, और एनीमिया हो जाएगा तो उस एनीमिया का नाम है सिकल सेल एनीमिया, यानी कि आरबीसी का शेप भी चेंज हो जाएगा। ये यहाँ तक मेंडेलियन बीमारी, मेंडेलियन डिसऑर्डर खत्म। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ाई करते रहिए, और साथ में लेक्चर भी देख लिए आप थोड़ा, तो मतलब रिवाइंड कर लिए, तो आप क्वेश्चन बनाइए और क्वेश्चन में फिर ये बनेगा, ठीक है। चलिए तब तक के लिए आप ठीक है, तब तक के लिए आप क्या करें, आज के लेक्चर में, ठीक है। अब यहाँ तक मेंडेलियन विकार खत्म हो गया, आप जाकर के इसको आप लेक्चर भी देख लीजिएगा, थोड़ा आप माइंड ध्यान आकर्षित करके, ध्यान लगा करके, तो आपको याद हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट क्लास कल की लेंगे, कल क्या है, क्रोमोसोमल विकार खत्म हो जाएगा, तब उसके बाद देखते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन लेने वाले हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एनसीईआरटी आधारित हम लेंगे। तो तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए, ठीक है, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।